नमस्कार, मेरा नाम है डॉक्टर पुरुधवन और आज इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं वो है हॉट टब थेरेपी के बारे में। अक्सर हम नेट पे जब भी सर्च करते हैं किडनी फेलियर तो बहुत सारे आपको चाइनीज़ हॉस्पिटल या फिर आपको इंडियन हॉस्पिटल ऐसे दिख जाते हैं जो हॉट टब थेरेपी को प्रमोट कर रहे होते हैं कि पानी में बैठने से किडनी ठीक हो जाती है। तो उसी को आज हम गहराई से समझने की कोशिश करेंगे कि इसके फ़ायदे हैं, इसके क्या फ़ायदे हैं, क्या नुकसान है, करना चाहिए, नहीं करना चाहिए और साइंटिफिकली बॉडी में क्या होता है। तो आपको समझने की ज़रूरत है कि हमारी बॉडी में जो वेस्ट मटेरियल है वो कई तरीके से बाहर निकलता है, यूरिन के रास्ते, स्टूल के रास्ते और पसीने के रास्ते। तो जब हमारी किडनी खराब होनी शुरू होती है तो हम क्या देखते हैं कि किडनी फिल्टर आउट नहीं कर पा रही वेस्ट मटेरियल को, बॉडी में वेस्ट मटेरियल इकट्ठा हो रहा है। अब ये जो वेस्ट मटेरियल इकट्ठा हो रहा है उसे स्टूल से निकालने का रास्ता अच्छा नहीं होता, स्टूल के रास्ते वो नहीं निकल पाता, बट हमारे पास एक और रास्ता रह जाता है, वो है पसीने के थ्रू। जो पसीने होते हैं उसमें अगर भी आपने टेस्ट किया होगा तो उसका टेस्ट जो होता है वो होता है नमकीन। यानी पसीने में हमारे पास दो चीज़ें हमें पता है कि निकलती है, पहला है पानी, दूसरा है नमक। बॉडी में जो भी एक्स्ट्रा नमक है वो पसीने के थ्रू निकल जाता है। अब सवाल ये उठता है कि जो हम पसीना देख रहे हैं उसमें से पानी और नमक है क्या? उसमें पानी नमक के साथ एक और चीज़ बहुत ज़्यादा मात्रा में होती है, वो है यूरिया। और यूरिया की वजह से ही हमारे पसीने में स्मेल भी होती है। अब ये जो यूरिया निकल रहा है बॉडी से बाहर, तो ये हमें हेल्प करता है अपनी बॉडी के अंदर यूरिया को कम करने में, अगर आप किडनी फेलियर के पेशेंट हैं तो। क्योंकि किडनी फेलियर पेशेंट में क्रिएटिन के साथ साथ यूरिया भी बढ़ रहा होता है। तो अगर हम किसी पेशेंट को गर्म पानी के टब में बिठाते हैं तो उसकी बॉडी में क्या होगा, स्वेटिंग होगी। अब आपको पानी में बैठ के वो स्वेटिंग नज़र नहीं आएगी, बट वो स्वेटिंग हो रही होगी, आपके पोर्स ओपन हो जाते हैं और उसमें से जो यूरिया है, पानी है, एक्स्ट्रा फ्लूइड जो है और जो नमक है वो निकलना शुरू होता है। तो होता ये है कि पेशेंट को सिम्टोमेटिक आराम मिल जाता है। पेशेंट कहता है कि मेरी जो भूख नहीं लग रही थी, मेरी भूख लगने लग गई, रिपोर्ट में यूरिया भी डाउन हो जाता है, मगर क्रिएटिनिन डाउन नहीं होता। मैं फिर कह रहा हूँ, क्रिएटिनिन डाउन नहीं होता, किडनी ठीक नहीं होती, क्योंकि आप जिस पानी में बैठे वो पानी आपकी बॉडी में अंदर एंटर नहीं कर रहा, आपकी किडनी तक नहीं जा रहा। अब जब वो किडनी तक कुछ गया ही नहीं तो किडनी को ऐसा क्या मिला कि वो अपने फंक्शन को सुधार ले? गर्म पानी में बैठने से हमें यूरिया के सिम्टम्स में आराम मिलता है, बट किडनी फेलियर में आराम नहीं मिलता। क्रिएटिनिन की वैल्यूज बढ़ती चली जाती हैं। अब क्रिएटिनिन की वैल्यू क्यों बढ़ रही है? क्योंकि किडनी जो खराब कॉन्टिन्यूसली होती चली जा रही है। क्योंकि किडनी जो खराब होती है वो एक सेल्फ प्रोग्रेसिव डिसऑर्डर है, अपने आप बढ़ने वाली बीमारी है। इसके पीछे कोई ना कोई कारण होता है। कारण अक्सर बीपी, शुगर ज़्यादा देखने को मिलता है कि बीपी से किडनी खराब हो गई, सिकुड़ गई, शुगर से खराब हो गई, तो हमें ये चीज़ देखने को मिल रही होती है। अब आपने क्या किया, पानी में बैठ गए, बट बीपी और शुगर को मैनेज नहीं किया। बीपी आपका अभी भी हाई है, शुगर आपका अभी भी हाई है, तो उसका इम्पैक्ट क्या देखोगे कि किडनी कॉन्टीन्यूसली खराब डैमेज लेती रहती है और जैसे जैसे डैमेज बढ़ता चला जाता है क्रिएटिनिन की वैल्यूज बढ़ती चली जाती हैं। यूरिया के जो लेवल्स हैं वो थोड़े से डाउन ज़रूर होते हैं, बट वो बिल्कुल नॉर्मलाइज नहीं हो पाते। तो सिम्टम में हमें आराम ज़रूर मिलता है, बट हमारी किडनी ठीक नहीं हो पाती। अब सवाल ये उठता है कि क्या हमें हॉट टब थेरेपी करनी चाहिए या नहीं करनी चाहिए? तो हॉट टब थेरेपी के अगर फ़ायदे और नुकसान को अगर आप अपने माइंड में रखोगे तो आप इसे कर सकते हो। अगर आपकी बॉडी में यूरिया के सिम्टम ज़्यादा है, यानी भूख नहीं लग रही है, वॉमिटिंग बहुत ज़्यादा आ रही है, तो आप इसको यूज़ कर सकते हो टेम्परेरी आराम लेने के लिए। बट अगर आप इसे सोचते हो कि ये परमानेंट आराम है, ये बिल्कुल भी नहीं है। हॉट टब थेरेपी आपको डेली बेसिस पे लेनी पड़ती है। क्यों? क्योंकि बॉडी में यूरिया कॉन्टीन्यूसली बन रहा है। क्योंकि यूरिया बनता है हमारे लीवर में। जब भी हम कुछ खाना खाते हैं वो लीवर के पास जाता है, ब्रेक डाउन होता है और उस प्रोसेस के अंदर यूरिया बनता है। अब यूरिया क्योंकि रोज़ बन रहा है तो उसे रोज़ निकालना भी पड़ेगा, क्योंकि किडनी भी यही काम करती थी, तो हमें रोज़ टब में बैठना पड़ता है। तो सिम्टोमेटिक हमें आराम देखने को मिलेगा, बट हम इसे लॉन्ग टर्म में करते हैं तो हमें नुकसान होना शुरू हो जाता है। क्योंकि अगर पेशेंट डायबिटिक है, पानी के टब में बैठ रहा है, तो जख्म, स्किन सॉफ्ट हो जाती है, जख्म बनने के चांसेस होते हैं कि वहाँ पे जख्म बन जाएगा, पेशेंट की कंडीशन खराब होनी शुरू होती है। गर्मी का मौसम है, मई जून का मौसम है, पेशेंट बैठ गया गर्म पानी में, नीचे गर्म ऊपर गर्मी, तो हम एक और चीज़ देखते हैं कि पेशेंट का जो हीट स्ट्रोक के चांसेस बहुत ज़्यादा बढ़ जाते हैं। तो वो दूसरी। तीसरी है डिहाइड्रेशन। पानी आपका लिमिट कर दिया गया, पानी आपका यूरिन के रास्ते भी अभी जा रहा है, पानी आपका पसीने के रास्ते भी निकलने लगा, तो हम बॉडी में डिहाइड्रेशन के सिम्टम्स भी देखने को शुरू करते हैं कि पेशेंट की बॉडी बहुत ज़्यादा डिहाइड्रेटेड होनी शुरू हो जाती है। हॉट टब थेरेपी के जितने फ़ायदे हैं उतने नुकसान भी हैं, और जो फ़ायदे हैं वो भी टेम्परेरी हैं। इसी वजह से किसी भी किडनी फेलियर पेशेंट को मैं हॉट टब थेरेपी लेने के लिए एडवाइस नहीं करता।
अगर किसी पेशेंट ने हॉट टब थेरेपी का माइंड में आ भी रहा हो कि मुझे हॉट टब थेरेपी लेनी है, तो उससे अच्छा होता है कि वो सोना बाथ ले ले, क्योंकि सोना बाथ में क्या होता है, हम पानी में नहीं बैठे होते, हम स्टीम के अंदर होते हैं और बॉडी पे स्टीम लेने से आपकी स्वेटिंग होती है। और क्योंकि इसमें हम बिल्कुल पानी के कांटेक्ट में बहुत ज़्यादा नहीं है, तो इसके रिजल्ट्स सेम आपको देखने को मिल जाएंगे कि हॉट टब थेरेपी की तरह, बट जो नुकसान है हॉट टब थेरेपी के वो थोड़े से इसमें कम हो जाते हैं। तो आप सोना बाथ ले सकते हो, डेली बेसिस पे ले सकते हो और अपनी बॉडी के अनुसार लो, जबरदस्ती करके उसे मत लो कि आपने लेना ही लेना है। ठंड के मौसम में सोना बाथ लेना अच्छा है, हॉट टब थेरेपी भी फायदेमंद है, बट गर्मी के मौसम में अगर आप हॉट टब थेरेपी या सोना बाथ ले रहे हो तो उससे और कॉम्प्लिकेशंस पैदा हो सकती हैं। समझने की ज़रूरत है कि अगर किडनी खराब हो रही है तो किडनी खराब होने के पीछे जो कारण है, बीपी, शुगर, अगर आपने उन्हें अनकंट्रोल छोड़ा हुआ है और आप सोच रहे हो कि इस थेरेपी से मैं ठीक हो जाऊंगा, तो ये आपकी सबसे बड़ी गलतियों में से एक है। आपको शुरुआत करनी चाहिए कि किडनी मेरी क्यों खराब हुई, किस वजह से खराब हुई। अगर आपको पता है कि आपकी किडनी जो है बीपी से खराब हुई है, शुगर से खराब हुई है, तो शुरुआत वहीं से करो। बीपी को कंट्रोल में लेकर आओ, शुगर को कंट्रोल में लेकर आओ, क्योंकि बीपी शुगर एक बार कंट्रोल में आ गए तो किडनी को और नया नुकसान नहीं होगा। जो हो चुका है, बट नया नुकसान ना होने की वजह से क्रिएटिनिन लेवल आपके स्टेबल हो जाएंगे। एक बार वो स्टेबल हो गए तो आपके क्रिएटिनिन डाउन आने भी शुरू करते हैं। किडनी फेलियर के पेशेंट की किडनी लें और उसे हम कट करके देखें तो उसमें कुछ पार्ट ऐसा होता है जो स्क्लेरोस्ड होता है। स्क्लेरोस्ड मतलब हार्ड हो गया, डेड हो गया, आपकी भाषा में हम कह सकते हैं कि डेड हो गया। कुछ पार्ट ऐसा होता है जो इन्फ्लेम्ड होता है। अब वो एक्यूट इन्फ्लेमेशन भी होती है, क्रॉनिक इन्फ्लेमेशन भी होती है। तो ये जो इन्फ्लेम्ड पार्ट है ये रिकवर हो जाता है, जो डेड पार्ट है वो रिकवर नहीं होता। इसी वजह से अगर क्रिएटिनिन लेवल आपका 8 है, ट्रीटमेंट शुरू करके वो 4 तक तो आ जाएगा आराम से, बट वो नॉर्मलाइज नहीं होता क्योंकि किडनी के अंदर डेड पार्ट भी है। और कोई भी डॉक्टर, कोई भी मेडिसिन, कोई भी पैथी किसी भी डेड चीज़ को जिंदा नहीं कर सकती आज की डेट में। फ्यूचर में मैं कुछ नहीं कह सकता, बट आज की डेट में हम जिंदा नहीं कर सकते किसी मरे को। इसी वजह से हम क्या देखते हैं कि क्रिएटिनिन की लेवल डाउन होना आसान है, बट अगर हम ये सोचें कि हमारी किडनी पूरी रिवाइव कर जाएगी, ये गलत है। तो आपको अपनी किडनी पे काम करना है, किडनी को खराब करने वाली चीज़ों पे काम करना है। और कोई भी चीज़ हम जब ट्राई करना चाहते हैं तो उसके ऊपर पूरी R&D कि वो कैसे काम करती है, कैसे काम नहीं करती, क्योंकि इन चीज़ों के ऊपर बहुत सारे ऑलरेडी स्टडीज़ हो चुकी हैं। और जो चीज़ मैं आपको बता रहा हूँ उन स्टडीज़ को देखते हुए, अपने जो एक्सपीरियंस है उसको डालते हुए बता रहा हूँ कि हमें ये जो हम एक्सपेरिमेंट करते हैं आंख बंद करके, वो मत कीजिए। उसको आप अंडरस्टैंड करने की कोशिश करेंगे, आपको समझ में आ जाएगा उसके फ़ायदे और उसके नुकसान भी। अब इसी के साथ आप सभी से मैं चलने की आगे चाहूँगा। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।